और मेरा है, आप बस क्लास अटेंड करते रहो, लेक्चर के थ्रू चलते चलो, जो हम बता रहे हैं बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। बोर्ड पे जो लिखा हुआ होता है कंसर्निंग सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर। हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड के फिर आगे के सेक्शंस पे, और ये एपिसोड नंबर 26 होगा। और इस एपिसोड में सिविल प्रोसीजर कोड लेक्चर सीरीज के सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे 83, 84, 85, 86, 87, 87 A, B तक डिस्कस कर लेंगे। देखो, आपको हम एक बात बता दें, सेक्शंस हैं जिसको आपको बस उसका उद्देश्य समझना है, उसको पूरा डिटेल में पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। अगर ये सेक्शन से सवाल बनता भी है तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं बनेगा। तो ऐसे भी सेक्शंस जिसको याद करना कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसका कुछ उदाहरण आज हम इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको बताएंगे। बने रहिएगा लेक्चर के साथ, पूरा देखिएगा लेक्चर को, इस लेक्चर को देखिए और इस लेक्चर सीरीज के पूरे एपिसोड को देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। जो लोग मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम अनअकैडमी पे भी एडुकेटर हैं, और अभी हमारा एक लाइव क्लास फ्री चल रहा है हर जगह, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। फॉर एग्जांपल, अनअकैडमी पे हम अभी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कंडक्ट कर रहे हैं और इंडियन एविडेंस एक्ट को लेकर चल रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एब इनिशियो। तो जो लोग न्यू बिगिनर्स हैं, जो लोग जुडिशियल एस्पायरेंट्स हैं, वो ज़रूर देखें, वो ज़रूर अटेंड करें लाइव क्लास, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और दूसरी बात कि हम यूट्यूब पे भी ठीक रात के 9 बजे डेली आते हैं ऑन दी सब्जेक्ट इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड में भी हम लोग कंटिन्यूसली लाइव क्लास कर रहे हैं, अटेंड करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किए हो अभी तक तो जल्दी से जाओ अनअकैडमी पे फॉलो करो। अनअकैडमी का मेरा प्रोफाइल लिंक, डेली क्लासेस जो हो रहे हैं उसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड कलर का जो बटन दिख रहा है आपको सब्सक्राइब का, क्लिक करो, नोटिफिकेशन बटन को दबाओ, ऑल करो जल्द से जल्द। और किसी भी पर्सनल क्वारी है, आप कोई भी पर्सनल क्वारी आपको मुझसे है, कुछ भी पूछना है तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़ पाए हो, जुड़ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो दोनों का लिंक आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आपको हमने बोला, सेक्शंस है सीपीसी में जिसको पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। प्रीलिम्स में पूछ लिया तो पूछ लिया, मेंस में कदापि नहीं, कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल है पूछेगा, क्योंकि बनता ही नहीं है सवाल, है ना। तो आपको सिविल प्रोसीजर कोड को याद कराने का जिम्मेवारी मेरा है। आप बस क्लास अटेंड करते रहो, लेक्चर के थ्रू चलते चलो, जो हम बता रहे हैं बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। बोर्ड पे जो लिखा हुआ होता है कंसर्निंग सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर टॉपिक पे, उसको नोटबुक में अपने राइट डाउन कर लो बस। बात खाली 115 तक है बस। 115 के पहले भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसको याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि 79 यहाँ से लेके 87 B तक, ये सबको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। फिर इसके आगे जो भी आप सेक्शंस पढ़ोगे 115 के आगे, मतलब 116 से 158 तक, बस इसके उद्देश्य को समझ लीजिए बहुत। हाँ, इसमें कुछ सेक्शंस हैं इसके बीच में जो आपको पढ़ना है, जैसे 144, 148A, ये तो हम आपको ऐसे, देखो ये हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट, और एक कैविएट का जो कॉन्सेप्ट है ये महत्वपूर्ण है, ये तो आपको हम बताएंगे। लेकिन अन्य जो सेक्शंस आ रहे हैं उसको बस आपको वहीं फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बस आपको उसके उद्देश्य को समझ लेना कि हाँ ये सेक्शन क्या कहता है। जैसे कि आपको हम अभी बताएंगे ना, बस इतना ही आपको इस तरीके से उस सेक्शंस के रिस्पेक्ट में बस बात समझ लेनी है, बस हो गया। तो 115 तक महत्वपूर्ण है, और 115 से पहले ऐसे बहुत सेक्शंस हैं जिसको बस आपको ऑब्जेक्ट पकड़ना है। बने रहिएगा, लेक्चर को पूरा देखिएगा, बात समझ में आएगा कि कैसे। अब आता है कि बात करते हैं 83 का। अच्छा, एक चीज़ 83 को शुरू करें उसके पहले हम आपको बता दें, फिर आप लोगों को हम अभी जस्ट बोले कि आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करो, क्योंकि लाइव क्लास फ्री चलता है। लाइव क्लास अभी फ्री है और हम लोग डेली लाइव क्लास कर रहे हैं, जाके सर्च आउट करो डिस्क्रिप्शन में। लेकिन एक बात आप लोग जान लो, आपको लाइव क्लास ऐसे ही नहीं मिलेगा, आपको कोड अप्लाई करना पड़ेगा। कोड क्या है? कोड है लॉ इज लाइफ, विदाउट एनी स्पेस आपको कोड अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज लॉ इज लाइफ, याद रखिएगा। चलिए 83 कहता है व्हेन एलियंस में बी शू, कब हम एलियंस के खिलाफ सूट दर्ज कर सकते हैं भारत में।
अब आता है कि एलियंस क्या होता है। मूलतः आप भी जानते हो मूलतः आप भी जान रहे हो कि भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं वो एलियंस बोले जाते हैं। तो एलियंस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एलियन फ्रेंड्स और एक होता है एलियन एनिमीज। अब आता बात कि एलियन फ्रेंड्स कौन होता है और एलियन एनिमीज कौन होता है, और एलियन एनिमीज भी दो तरह के होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एलियन फ्रेंड्स का। एलियन फ्रेंड्स वो हो गया किसी अन्य देश का नागरिक जो भारत में रहता है और उस देश से भारत का कोई झगड़ा, कोई वॉर नहीं चल रहा है। करेक्ट। अब आता है एलियन फ्रेंड्स, जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि भारत में कोई अन्य देश का नागरिक भारत में रह रहा है और उस देश के भारत का झगड़ा चल रहा है, वॉर है, लेकिन वो जो एलियन एनिमी है वो भारत में रह रहा है विद परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक दूसरा एलियन एनिमीज होता है जो भारत में तो रह रहा है, जिस देश के साथ भारत का झगड़ा है और वो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिट के रह रहा है। तो जो दूसरा कैटेगरी का जो एलियन एनिमीज का हम बात किए, उसके खिलाफ भारतीय कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट नहीं होगा। भारतीय कोर्ट में उसके खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता, किसी भी म्युनिसिपल कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता। लेकिन कोई एलियन फ्रेंड, कोई एलियन एनिमीज हु रिसाइड इन इंडिया विद परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, उस पर सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है भारत के किसी भी म्युनिसिपल कोर्ट में। ये कह रहा है सेक्शन 83, है ना। ये समझ में आ गया। अब आते हैं 84। बस इतना ही और कुछ नहीं, बस इतना ही बस, और ज़्यादा कुछ पढ़ने का इसमें ज़रूरत नहीं है। व्हेन फॉरेन स्टेट्स में सू, अब यहाँ पे बात आता है कि फॉरेन स्टेट पे कैसे सूट इंस्टीट्यूट होगा। मान लो कि फॉरेन रूलर आप समझ रहे हो कि कोई अन्य देश का शासक के द्वारा किया गया कुछ भी कार्य आपको डैमेज कर दिया, अब आपको मुआवजा चाहिए, कॉम्पनसेशन चाहिए। और तो कॉम्पनसेशन चाहिए तो कैसे लोगे, आप भारतीय हो तो भारत के किसी म्युनिसिपल कोर्ट में ही सूट इंस्टीट्यूट करोगे, कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का तो करोगे। तो सवाल उठता है कि हम फॉरेन स्टेट के खिलाफ जब सूट इंस्टीट्यूट करेंगे तो किनका नाम होगा उस सूट में। तो देखो, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि फॉरेन स्टेट के खिलाफ जब भी सूट इंस्टीट्यूट होगा, के खिलाफ अगेंस्ट जब सूट इंस्टीट्यूट होगा तो पार्टी जो होगा इसके बिहाफ पे हम लिखेंगे रूलर को। इस फॉरेन स्टेट का जो रूलर होगा उस रूलर का नाम हम लिखेंगे डिफेंडेंट के तौर पे। एक बात। दूसरा बात कि आप इसके खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट करने के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिट आपको लेना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिट आपको लेना पड़ेगा। तीसरा बात कि फॉरेन रूलर अपने बिहाफ पे अपने एजेंट को भी अपॉइंट कर सकता है कि मेरा नाम नहीं यूज हो, मेरे एजेंट जो अपॉइंट हुए उसका नाम यूज हो डिफेंडेंट के तौर पे सूट में। और चौथा कहता है कि जो सूट इंस्टीट्यूट आप कर रहे हो फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट, वो सूट हमेशा इंस्टीट्यूट होगा फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग प्राइवेट राइट। क्या बोले? फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग प्राइवेट राइट। जी हाँ, पर्सनल राइट को, प्राइवेट राइट को इन्फोर्स करने के लिए ही ऐसे सूट इंस्टीट्यूट होंगे। किसी अदर पर्पस के लिए सूट आप इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते उनके खिलाफ। बात समझ में आ गई? बस इतना ही, बस और कुछ नहीं। 86 जिसको एलोबोरेट करके पूरे डिटेल में बताने का होता है, हम पूरा बताते जड़ तक जाते हैं ना। और जिसको दिमाग नहीं लगाना है उसको दिमाग नहीं लगाना, बात को बिलीव करो, चलो आगे बढ़ो, है ना। अब आता है 85। अब देखो, कहता है पर्सन स्पेशली अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन रूलर। अब फॉरेन रूलर्स के खिलाफ मान लो कोई सूट इंस्टीट्यूट हो गया तो उसके बिहाफ पे कौन डिफेंड करेगा, या इसने अगर सूट इंस्टीट्यूट किया किसी व्यक्ति पे तो इसके बिहाफ में कौन सूट को लड़ेगा। तो वो व्यक्ति होगा जो स्पेशली अपॉइंट किया जाएगा किस गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दैट मीन्स कि अगर सूट इंस्टीट्यूट हुआ, इन्होंने किया, इनके अगेंस्ट हुआ है, तो इनके बिहाफ पे ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि इनके बिहाफ पे एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है, स्पेशली अपॉइंट होता है रिक्वेस्ट पे। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना पड़ता है फॉरेन रूलर्स को, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कोई व्यक्ति को जो इसके खिलाफ पे सूट, इनके बिहाफ पे सूट लड़ सके। चाहे इनके खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, चाहे इसने सूट इंस्टीट्यूट किसी के खिलाफ किया है,
दैट्स इट, बस। अब 86 में 4 सबसेक्शन है, जो चारों सबसेक्शन है तो बता ही देते हैं आपको, चलिए छोड़ना तो नहीं है। कहता है 86 सूट जो है यहाँ इंस्टीट्यूट हो रहा अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स तो समझ ही रहे हैं, शासक किसी अदर कंट्री का, है ना। एम्बेसडर समझते ही हो, एम्बेसडर क्या होता है, इन्वॉय क्या होता है समझते ही हो, राजदूत, है ना। तो सूट इनके खिलाफ इंस्टीट्यूट होगा। कहाँ इंस्टीट्यूट, यहाँ जितना भी सूट इंस्टीट्यूट का बात हो रहा है बाय और अगेंस्ट, ये हो रहा है भारत के किसी भी कोर्ट में, म्युनिसिपल कोर्ट में। तो देखो सूट जब इंस्टीट्यूट होना है राजदूतों के खिलाफ, फॉरेन रूलर्स के खिलाफ, तो किसी भी भारतीय म्युनिसिपल कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू दी परमिशन ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिट चाहिए, क्योंकि आप चाहते हो इनके खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट करना भारत के किसी म्युनिसिपल कोर्ट में। तो इसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्लाई करना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो जाएगी कारण से, तो फिर परमिट कर देगी आपको कि आप सूट इनके खिलाफ म्युनिसिपल कोर्ट में कर सकते हो, दायर इंस्टीट्यूट कर सकते हो। और अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है कि नहीं, ये ग्राउंड, आपका जो ग्राउंड है उससे सेटिस्फाइड हम नहीं हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा कहना है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे पहले आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने से पहले आपको मौका दिया जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आपका क्या कहना है, आपके एप्लीकेशन को क्यों नहीं रिजेक्ट किया जाए इस पर। और उसके बाद आपको सुनने के बाद वो अपना निर्णय ले लेगी, क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं हो पाई अब आपकी बातों से, आपके ग्राउंड से जो आपने लिखा था एप्लीकेशन में, तो रिजेक्ट कर देगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जब रिजेक्ट करेगी तो उसको कारण भी बताना पड़ेगा कि हमने इस ग्राउंड पे एप्लीकेशन को रिजेक्ट करा है। ये समझ में आया। लेकिन देखो ये जो कॉन्सेप्ट आया 86 का, ये अगेंस्ट हो जाता है इंटरनेशनल सोवरेनिटी का। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल सोवरेनिटी क्या कहता है कि कोई भी अदर कंट्री के खिलाफ, कोई भी अदर फॉरेन कंट्री के खिलाफ सूट आप इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हो किसी म्युनिसिपल कोर्ट में, नहीं होता है, क्योंकि उसको सोवरेन बेनिफिट मिलता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी आप पढ़े होगे तो आप जान रहे होगे टॉट में, तो नहीं होता है एज ए जनरल रूल। लेकिन ये एक्सेप्शन 86 में कि आप किसी फॉरेन कंट्री के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो किसी भी भारत के म्युनिसिपल कोर्ट में, शर्त क्या है, परमिशन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। दूसरी बात कि किन किन मामलों में इनके खिलाफ म्युनिसिपल कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट होगा, यह भी बता दिया गया 86 में, सेक्शन 86 के एक सेकंड, 86 सबसेक्शन 2 क्लाउज A to D, 86 सबसेक्शन 2 क्लाउज A to D में जिन परिस्थितियों का बात किया गया है, उन्हीं परिस्थितियों में इनके खिलाफ सूट दायर होगा म्युनिसिपल कोर्ट में। समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 3 का, जो बताना है वो तो पूरा बताएंगे, है ना। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि कोई डिक्री एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, जो क्या कहता है, नो डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अ फॉरेन स्टेट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लो कि सूट इंस्टीट्यूट हुआ और उनके खिलाफ डिक्री भी पास हो गया उस सूट में, और जब उस डिक्री को एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो साफ तौर पे कह रहा है 86 सबसेक्शन 3 कि इनके प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जा सकता है इन एग्जीक्यूशन ऑफ सच डिक्री। अगर किया भी जाएगा तो सब्जेक्ट टू दी परमिशन कंसेंट ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आई बात। दूसरी बात, ये तो सबसेक्शन 3 हुआ। अब आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 4 पे बात करते हैं। सबसेक्शन 4 कहता है कि यहाँ देखो, आप जो है जब डिक्री एग्जीक्यूट करोगे इनके खिलाफ फॉरेन रूलर, एम्बेसडर, इन्वॉय कि कोई भी अदर स्टाफ इन लोगों का, तो आप उस डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो बाय अरेस्ट और डिटेंशन। सीधा कह रहा है कि आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो डिक्री को बाय अरेस्ट और बाय डिटेंशन सिविल प्रिजन, नहीं कर सकते हो एग्जीक्यूट। करोगे भी तो सब्जेक्ट टू दी परमिट ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट्स इट। समझ में आई बात। तो ये हो गया 86, बस इतना ही जानना है। उसके 87 है स्टाइल ऑफ फॉरेन रूलर एज पार्टीज टू सूट। अब मान लो कि फॉरेन रूलर को घसता गया, पार्टी बनाया गया सूट में, तो कहता है रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट में सू एंड शैल बी सूट इन द नेम ऑफ हिज स्टेट। जब भी इनके खिलाफ सूट दायर होगा या ये किसी के खिलाफ सूट दायर करेंगे फॉरेन रूलर, तो पार्टी के तौर पे किसका नाम होगा, तो कहता है ये जिस राज्य के रूलर होंगे उस राज्य का नाम होगा।
जिस राज्य के रूलर होंगे वो उस राज्य का ही नाम होगा। जैसे कि किसी स्टेट के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट करना, या कोई स्टेट किसी के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट करना चाहता है, तो फिर हम उस स्टेट का नाम लिखते हैं एज ए पार्टी, चाहे प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो। और अगर बात हम केंद्र सरकार का करेंगे तो यूनियन ऑफ इंडिया, कौन सा सेक्शन है 79। बस इतना ही याद रखना, बस हो गया। लेकिन चाहे तो स्टेट का नाम यूज नहीं होगा, किसी भी इस फॉरेन रूलर्स का जो एजेंट है उसका भी नाम यूज हो सकता है, सब्जेक्ट टू दी परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट्स इट, इतना ही आपको जानना है और कुछ नहीं जानना। उसके बाद आते हैं, चलिए कुछ छोड़ना नहीं है आपको, उसके बाद आता है 87A। 87A में डिफाइन किया, डेफिनेशन बताया गया है फॉरेन स्टेट का क्या डेफिनेशन होता है और फॉरेन रूलर का क्या डेफिनेशन होता है। तो फॉरेन स्टेट का डेफिनेशन बता रहा है कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट भारत के बाहर जिसको मान्यता प्राप्त होगा केंद्र सरकार से, भारतीय केंद्र सरकार से उस राज्य को मान्यता प्राप्त है, जो राज्य भारत के बाहर है वो फॉरेन स्टेट है। और उस राज्य का जो शासक, राज्य का मतलब यहाँ देश होगा, ठीक है, राज्य का मतलब यहाँ देश मान के चलिएगा एज पर लॉ। अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हो तो आप पता है स्टेट मीन्स कंट्री, और उस राज्य का जो शासक होगा वही रूलर होगा, फॉरेन रूलर। तो फॉरेन स्टेट कौन होगा और फॉरेन रूलर कौन होगा ये आपको हम बता दिए, डेफिनेशन समझा दिए। और देखो सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि एवरी कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फैक्ट। अब प्रत्येक कोर्ट को, प्रत्येक भारतीय कोर्ट को ये नोटिस, जुडिशियल नोटिस होना है कि कोई भी स्टेट रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है एज अ फॉरेन स्टेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर कोई रूलर किसी पार्टिकुलर जो रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन स्टेट है उसका शासक है या नहीं है। इस बात पे प्रत्येक भारतीय म्युनिसिपल कोर्ट को जुडिशियल नोटिस होना अनिवार्य है। तो जुडिशियल नोटिस होना अनिवार्य है, तो याद रखिए कि इसके साथ एविडेंस एक्ट का भी सेक्शन पढ़ा जाता है। कौन सा सेक्शन है एविडेंस एक्ट का? 57, 56, ये दो सेक्शंस को याद रखिएगा, 56, 57, 57, 56 जो है ना। अब आता है लास्ट बट नॉट द लिस्ट 87। चाहते नहीं बताने का जरूरत होता, इसको नहीं बताते, ये सेक्शंस हम नहीं बताते, हम निकल भी जाते, डायरेक्ट इंटरप्लेयर सूट में आते तो भी आप लोग कुछ नहीं बोलते। लेकिन हर एक बात जाननी है, अगर सीरियस हो पढ़ाई को लेके तो लॉ पढ़ रहे हो तो हर एक बात को पकड़ो, हर एक पहलू को पकड़ो, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं। जो अभी हम आपको बोले ना कि 116 से 158 के बीच में बहुत ऐसे सेक्शंस है, बहुत क्या, 2 सेक्शन को छोड़ के कोई सेक्शंस को ज़्यादा डीप जाना ही नहीं है, लेकिन जितना जाएंगे ना वो आपको याद करा के ही दम लेंगे। अब आता है 87B। 87B साफ कर रहा है कि सेक्शन 85, सेक्शन 85 और 86, सेक्शन 85 जो भी हम लोग पढ़ें यहाँ पे 85 और 86 अप्लाई होगा भारतीय रूलर्स पे भी। देखो क्या कहता है, रूलर्स ऑफ फॉर्मर इंडियन स्टेट, जो कहता है कि सेक्शन 85 और 86 अप्लाई होगा जो पहले इंडियन स्टेट हुआ करते थे और जो इंडियन स्टेट के शासक हुआ करते थे उस पर भी अप्लाई होगा। जो प्रावधान है 85 और 86 ये कह रहा है, 87B कह रहा है। तो रूलर्स ऑफ फॉर्मर इंडियन स्टेट, इसकी ये जो देखना है कि फॉर्मर इंडियन स्टेट क्या होता है, उसके रूलर्स कौन होंगे, इसके लिए संविधान देखना पड़ेगा आपको। संविधान का आर्टिकल 363, आर्टिकल 363 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखना पड़ेगा। तो सीधा कहता है कि कोई भी काउज ऑफ एक्शन, देखो 87B क्या कह रहा है कि इनके खिलाफ, रूलर ऑफ फॉर्मर इंडियन स्टेट के खिलाफ जो सूट इंस्टीट्यूट होगा वो कब होगा, संविधान के लागू होने के पहले की बात हो रही है। क्योंकि देखो संविधान लागू होने के पहले से भी CPC अप्लाई हो रहा है भारत में। संविधान कब से लागू हुआ, 1950 से, और सिविल प्रोसीजर कोड कब का, 1908 का। तो संविधान लागू होने के पहले से भारत में सिविल प्रोसीजर को अप्लाई हो रहा है। तो फॉर्मर स्टेट के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट होगा कि नहीं होगा, सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है 87B कि जो काउज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था, जो डिस्प्यूट अराइज हुआ था संविधान लागू होने के पहले, उसी काउज ऑफ एक्शन पे सूट इंस्टीट्यूट होगा फॉर्मर इंडियन स्टेट पे या उसके रूलर्स पे। समझ में आई बात। और फॉर्मर स्टेट या उसके रूलर्स कौन होते हैं, किसे कहते हैं, तो इसके लिए आर्टिकल 363 आपको देखना पड़ेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कहता सेम मैनर में सूट इंस्टीट्यूट होगा और वो इंस्टीट्यूट करेंगे जो बताया गया है 85 और 86 में विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन रूलर्स और फॉरेन स्टेट। तो बस इतना ही आपको समझना है और कुछ नहीं समझना है। तो ये हो गया 83 से 87B तक। 88 क्यों नहीं बताएं,
88 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्लीडर सूट। क्या है? इंटरप्लीडर सूट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्पेसिफिकली बताना बहुत जरूरी है। सेक्शन 80 को अलग से बताए ना, सेक्शन 80, 81, 82 ये तीनों एक साथ पढ़ा जाता है। तो उसी तरीके से इंटरप्लेड सूट जो है इसको अलग से पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा। इंटरप्लेड सूट क्या होता है, एक एक बात ऐसे इस तरीके से बताएंगे ना, याद नहीं होगा आपको, पी जाओगे, पी, है ना। बस एक ही बात बोलेंगे आपसे, पढ़ रहे हो, लॉ स्टूडेंट हो, कंटिन्यूटी बना के रखो पढ़ाई पे, रेगुलरिटी बना के रखिए पढ़ाई पे। रेगुलरिटी नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता है। रिवीजन कीजिए, बेयर एक्ट को पढ़ने का कोशिश कीजिए। ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जान लेनी है। लॉ को लेके अगर सीरियस हो, अपना प्रिपरेशन को एक नया नेक्स्ट लेवल देना चाहते हो तो आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अनअकैडमी पे फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, मैं आपके लिए 24 आवर अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच।